शाम के बराबर 7 बज चुके हैं। मैं संजय पांडे ट्विटर स्पेसेस पे सारे लिसनर्स का स्वागत करता हूं। आज फ्राइडे है, 2021 का या तो इसे आखिरी दिन कह ले या फिर 2022 शुरू होने के पहले की शाम कह लें। पॉजिटिव देखना है तो आगे देखें। और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद। जैसे कि मैं बताता रहता हूं कि फ्राइडे मस्ती के अंदर केवल मिलिट्री लाइफ के बारे में मैं बात करूंगा, कोई लाइट चीज, क्योंकि दूसरे दिन वीकेंड शुरू होने वाला है, तो इसमें कोई सीरियस टॉपिक नहीं होता। बेसिकली मिलिट्री लाइफ के बारे में, चाहे वो कहानियां हो, मजेदार कहानियां हो, चाहे टफ कहानियां हो, चाहे लड़ाई की कहानियां हो, तो हर शुक्रवार को 7 बजे शाम को मैं आता हूं। साथ ही आपको बता देता हूं कि इसका YouTube का रिकॉर्डिंग भी साथ ही चल रहा है। और YouTube का ये रिकॉर्डिंग दूसरे दिन यानी शनिवार को आपको मेरे चैनल कर्नल संजय पांडे के ऊपर अपलोडेड मिलेगा। ये कहानियां ऐसी है, जब आप सुनना चाहें सुने। मिलिट्री लाइफ है, जो एक्चुअल आप बीती है, उसी के बारे में बात करता हूं। चलिए, आज मैं आपको उसी इलाके में वापस ले चलता हूं जहां पर मैं पिछले 2 हफ्तों से आपको लेके जा रहा था। आप में से जितनों ने मेरे को पिछले 2 हफ्ते सुना, तो मैं बात करता हूं 1987 की, अरुणाचल प्रदेश की। मेरी उम्र थी 27 साल। शादी हुए बस 2-3 महीने हुए थे और मैंने अपने आप को असम के तिनसुकिया के पास एक कैंटोनमेंट में पाया। बहुत अच्छा लगा कि न्यूली मैरिड थे, कि चलो ईस्ट देखने को मिलेगा, ईस्ट घूमने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि ईस्ट नहीं जानता था, पिताजी मेरे एयरफोर्स में थे। उसी इलाके में, जिस कैंटोनमेंट में मेरी बदली हुई थी, उसी से 20 किलोमीटर दूर एक एयरफोर्स स्टेशन था। वहां पर मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी। तो 1977-78 में मैं वहां चक्कर लगाया करता था, पढ़ता कहीं और था, छुट्टियों में जाया करता था, तो वो इलाका देखा हुआ था। पर ये जो अभी की पोस्टिंग थी, इसमें इलाका देखने का तरीका अलग था। 10 साल पहले मैं बच्चा था, तो कैंटोनमेंट और उसके आसपास के छोटे छोटे शहर गांव में हम लोग चले जाते थे। पर ये तो अभी मैं आर्मी में आ गया था, तो हमको तो हार्डकोर काम करना था। तो यहां का एक्सपोजर किस तरह से होने वाला है, तो पहली 2 कहानियां उसके अंदर मैंने बताई थी शुक्रवार को, पिछले और उसके पहले, जिसके अंदर गई बस पानी में एक कहानी थी, जिसके अंदर मैं और मेरी पत्नी, हम लोग बस के अंदर बैठे थे। बस एक बहुत बड़ी राफ्ट के अंदर थी और राफ्ट ब्रह्मपुत्रा में थी, जो पार करने वाली थी। वो राफ्ट सडनली पानी में जाके मेन स्ट्रीम में आने लग गई। ड्राइवर बैठा नहीं था बस में, और उसके बाद क्या तमाशा हुआ, कितने एम्बेरस हुए हम लोग, ये एक मजेदार कहानी है। गई बस पानी में। उसके बाद मेरे नीले पर्दे, उस ट्रिप के बाद जब मैं वापस आया, तो हवाई जहाज ने मुझे घर के पास वाले एयरपोर्ट पे उतारने के बजाय 150 किलोमीटर दूर जोरहाट में उतार दिया। वहां से हम कैसे पहुंचे, कब पहुंचे, कितने बजे पहुंचे, और फिर रात को 1 बजे उस कैंटोनमेंट में मेरे को अपना खुद का घर ना मिले, और जब रात को 1 बजे घर मिला तो घर के बाहर ताला। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था उन दिनों का। इसको भी मैंने कहानी में, और थोड़ी मिलिट्री लाइफ, थोड़ी कहानी मिक्स की। और मैंने सोचा कि 3-4 और ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं उस सेक्टर के बारे में, जो मैं अगर बताऊं तो आप लोगों को इंटरेस्ट इसलिए करेंगी क्योंकि इस तरह की लाइफ है, इस तरह से कोई जीता है, हमको कभी सपने में भी नहीं आता है। और अगर कोई
सेना का आदमी ना बताए तो आपको पता कैसे चले? चलो, इसी को मैं कहानी को आगे ले चलते हुए एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दूंगा, जिससे कि अगर कोई पहली बार अगर ये सुन रहा है तो उसे पता चले कम से कम कि किस बारे में बात हो रही है। ये 1987 की बात हो रही है। सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश और उसके दक्षिण में डिब्रूगढ़ नाम का जो असम का गांव है, ब्रह्मपुत्रा के किनारे, और वहां पर एक तिनसुकिया नाम का एक और गांव है, इनके बीच में कैंटोनमेंट है जहां पर मेरी बदली हुई। 1987 में जनरल सुंदर जी जिस समय चीफ थे, उस समय एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैसला लिया गया कि आर्मी जो कि एकदम अरुणाचल के साउथ की बॉर्डर के आसपास केवल रहती थी, वो साउथ की बॉर्डर के आसपास ना रह के आर्मी पूरी आगे जाएगी और चाइना बॉर्डर के आसपास जाके डिप्लॉय होगी। इस पूरे मूवमेंट को फॉरवर्ड पोस्चर का नाम दिया गया। मैंने पहली अपनी कहानियों में दो तीन चीजें और बताई हैं कि मैंने वो नौकरी की है और मेरे को ऐसे समय में कमीशन मिला है कि मेरे ग्रह किस तरह के थे आप देखिए। इंडिया में 1982 के बाद अगर आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेट में जो बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, चाहे इंसर्जेंसी का हो, चाहे इस तरह से फॉरवर्ड पोस्चर की मूवमेंट्स हो, चाहे पंजाब हो, चाहे फ्लड्स हो, संजय पांडे की किस्मत ऐसी थी, जब वो चीजें शुरू होने वाली हैं उसके एक महीना हफ्ता पहले मेरी वहां बदली होती थी। और वहां पर जाकर एंजॉय करना तो आप रहने दीजिए, मैं पूरे मेन स्ट्रीम ऐसे चक्की में पिस जाता था वहां पे, और करते करते उस समय तो खराब लगता था, पर आज जब मैं आप लोगों से बातचीत करता हूं और आज इतनी ज्यादा मेरे पास कहानियां हैं बताने के लिए, ये आई ही इसलिए क्योंकि मैंने अपने आंखों से ये सारा कुछ देखा, भुगता। खराब कुछ भी नहीं लगता। आज फिर मौका मिल गया, फिर वापस लेफ्टिनेंट जाके भर्ती हो जाऊंगा, फिर 20-25 साल नौकरी करूंगा, फिर छोड़ के आ जाऊंगा। चाव अगर किसी को लग गया सेना का तो उसको तो कहीं और दिल लग ही नहीं सकता। तो इस तरह से इस इलाके की यह कहानी है। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं इसके अंदर आज कोई कहानी नहीं छुपी हुई है, ये पूरी लाइफ है, मिलिट्री लाइफ है। और किस तरह से ये आदमी को 27 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे देती है कि अगर आपने वो जिम्मेवारी पूरी नहीं की तो चांस ये है कि आपका करियर खत्म हो जाएगा। आर्मी बख्शती नहीं है किसी को। कोर्ट मार्शल होना बहुत आसान है। तो जहां पर आज एक 26 और 27 साल का यूथ बहुत आराम से घूम रहा होता है, बाहर नौकरी कर रहा होता है, पब में जा रहा होता है और अपनी पार्टीज चल रही होती है, वीकेंड चल रहा होता है, एंजॉयमेंट चल रहा होता है, मूवीज चल रही होती है, उसी उम्र का आदमी जिस समय आर्मी में है उसके हाथ के नीचे 45 आदमी, 45 हथियार, अनगिनत एमुनिशन, और ये सारे मुझे पकड़ा दिए गए अक्टूबर 2087 में। मुझे उस कैंटोनमेंट पे पहुंच के मात्र 3 दिन हुए थे। ना मैं अपना घर सेट कर सका, ना मेरे को घर का रास्ता पता, किसी तरह से सामान खोला, और तीसरे दिन मैं और 45 आदमी मेरे यूनिट के, हम लोगों को हुक्म मिल गया कि आप मंचूका जाएंगे और वहां जाके रिपोर्ट करेंगे। और आप सोचिए क्या हाल होगा। हमको ऐसी जगह जाना था कि जहां जो पिछले साल आर्मी जहां तक जाती थी ऑपरेशनल अलर्ट के दौरान, जहां आर्मी जाके साल के 2 महीने के लिए डिप्लॉय होती थी, उस जगह से 110 किलोमीटर आगे जाके हमको डिप्लॉय होना था। वहां पर पूरा हमने अपना काम करके पूरी मिलिट्री अपनी बेस बनानी थी, और हमारे जैसे कई यूनिटें थी जिनको जाना था आगे। ये जो पूरा रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी देर के बाद बात करता हूं
केवल एक आपको छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूं कि किस तरह से आदमी साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है। कि जब आप बिना बिजली के अंदर, बिना कोई रनिंग पानी के, सर्दियों के अंदर, बिना अच्छी छत के, बिना अच्छे खाने के आप महीनों महीनों रह रहे हैं, साइकोलॉजिकली कैसी आपकी हालत हो जाती है, आपकी आदतें कैसी हो जाती हैं। 3:30 बजे पूरा घुप अंधेरा, और सवेरे 11 बजे से पहले सूरज की पहली किरण नहीं आती थी। इतनी हम डीप वैली के अंदर, जंगलों के अंदर थे। इतनी आदत हो गई थी अपने आप सवेरे उठने की। अंधेरे में आंखें बंद होती थी, उसमें शेव पूरा किया जाता था, बकायदा साबुन लगाया जाता था, बकायदा फेन आता था उसका, और रेजर लेके पूरा शेव किया जाता था। टॉवेल लो, चेहरा पोंछो, अंधेरे में नहाना, सब चीज पता थी कौन सी चीज कहाँ है। मोमबत्तियां किसी के पास नहीं थी, कोई लाइट किसी के पास नहीं, किसी के पास हिम्मत ही नहीं थी कि इतना सामान उठा कर ले जाए। लगता था देख लेंगे क्या करना है। ये जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, जब 2-3 महीने कोई इसके अंडर रहे इस तरह से, आज इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा था, 3 महीने के बाद वापस आया। आने के बाद घर में आके तो मैं एक अच्छी बिल्डिंग में सो रहा हूँ, कमरे में सो रहा हूँ, लाइट है, पंखा है, और हीटर है वहाँ पे। मतलब दिमाग एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं। शायद 2 दिन हुए थे वापस आके मुझे ऐसा महसूस हुआ रात को कि किसी ने हाथ पकड़ा है मेरा। तो आंखें खोली तो देखा मैंने, मैं बाथरूम में खड़ा था, और मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे बाथरूम में कौन लेके आया। और लाइट ऑफ थी बाथरूम की, बेडरूम की एक लाइट हल्की सी चल रही थी जिसका हल्का उजाला था। हाथ किसने पकड़ा है करके बाईं तरफ नजर गई तो मेरी पत्नी सविता ने मेरे हाथ पकड़ा हुआ, दोनों हाथ से मेरा बायां हाथ पकड़ा हुआ, और बहुत हल्की आवाज में प्यार से खाली चल बेडरूम में चलो। और मुझे कुछ समझ ना आए कि ये है क्या, पर इतना याद था मुझे कि शीशे में मैंने अपनी इमेज देखी थी, कुर्ता पहना हुआ था, मेरे पूरे चेहरे के ऊपर फेन था पूरा, शेविंग का फोम जिसको बोलते हैं, हाथ में रेजर था, एक गाल के ऊपर शेव किया हुआ था, और ये घुप अंधेरे में हल्की सी कहीं से लाइट आई, किसी ने हाथ पकड़ा, ऐसा एहसास हुआ। देखा तो सविता खड़ी थी, धीरे से हाथ पकड़ के बेडरूम की तरफ ले गई, बेड पे बिठाया, एक हैंड टॉवल से चेहरा पोंछा, चुपचाप पीछे धक्का देके पिलो पे सिर रखे सुला दिया, ऊपर रजाई डाल दी, बगल में आके सो गई, लाइट बंद कर दिए। दूसरे दिन सवेरे उठ के मेरे को सविता कह रही कि आप 3 बजे रात को घुप अंधेरे में आप शेव क्यों कर रहे थे? आप गए कैसे हो अंधेरे में? आपको अंधेरे में शेविंग क्रीम कैसे पता चली किधर है? आपको कैसे पता चला कि रेजर किधर है? और 3 बजे क्यों कर रहे हो आप शेव? फिर उसने कहा कि ऐसे ही मेरा हाथ बाईं तरफ गया, बेड खाली दिखाई दिया, तो इसलिए मैं थोड़ी सी डरी, तो लाइट ऑन किया तो वहां आप थे ही नहीं। कुछ हल्की सी मेरे को ऐसे सरसराहट की आवाज आई, बाथरूम में मैंने झांक के देखा तो आप वहां पर खड़े, आप आराम से अपना शीशे में आप देख रहे, पर आपकी दोनों आंखें बंद, आपके पूरे चेहरे पे शेविंग क्रीम का फोम लगा हुआ, और आप शेव कर रहे थे। पता तो मुझे भी नहीं चला क्या हुआ था रात को, पर हुआ था ये। चलो आई गई हो गई बात, जो भी था। बाद में जिस समय मैंने सोचा, बाद में मैंने सोचा, 3 महीने आप जिस समय बेसिक चीजों से लाइफ में डिप्राइव हो जाते हैं, आपकी बॉडी ऐसी रिएक्ट करने लग जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि बॉडी ने कितना ज्यादा अडेप्ट कर लिया है। और ये 3 महीनों की आदत अपने आप बिना अलार्म के, कब नींद खुली, कब जाके अंधेरे में ये सारी चीजें चल रही, ये आदत पड़ गई थी।
उम्र क्या थी? 27 साल। बोझ कितना था सिर पे, चलो उसके बारे में बताता हूं। 3 दिन में वहां से सामान अपना पूरा पिट्ठू झोला लेके, 18 किलो कम से कम होगा, हथियार अपना, एमुनिशन अपना, और 45 आदमियों का 8 दिन का राशन हमको साथ में लेके जाने के लिए बताया गया, क्योंकि 8 दिन पैदल हमने कम से कम चलना था, अपना खाना हमने खुद बनाना था, और उसी के अंदर ब्रेकफास्ट, उसी के अंदर लंच, उसी के अंदर हमने डिनर खुद का करना था, और रोज हमको तकरीबन 8 घंटे पैदल चलना था, और ये 110 किलोमीटर पूरा करने के लिए हमको मंचूका नाम की जगह पे पहुंचना था। मैं नया यूनिट के अंदर, जितने मेरे साथ जवान जेसीओ थे, मेरी उनके साथ पहचान नहीं, घबराहट दिल में बहुत, किसी को हम पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि कोई भी आर्मी उधर पहले कभी गई ही नहीं थी। 62 की लड़ाई में मंचूका में चाइनीज आए थे, और वहां से चीनी वापस चले गए थे। इंडियन आर्मी की एक कोई बटालियन वहां पर गई थी, पर उसके बाद उस बटालियन को वहां से दूसरे सेक्टर में बुला लिया गया। तो कहीं एक वहां पर बहुत बड़ा एक पास था, चेतक पास नाम का, वहां पर कहीं उस बटालियन की बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। हमको जिस रास्ते से जाने के लिए बताया था, यह केवल एक ट्राइबल रास्ता था, और वहां पर आदि नाम की ट्राइब, छोटे छोटे घर इनके फैले हुए, और पूरी मतलब पूरी तरह से ये जंगलों में रहने वाली जाति थे। उसके अंदर भी पढ़े हुए लोग थे जो उनको स्कूल में कालिम्पोंग में वगैरह भेजते थे, वहां पर दार्जिलिंग कालिम्पोंग की तरफ इनके बच्चे जाया करते थे, पर वो भी 5-5 दिन पैदल चल के नीचे आते थे, फिर एक बार जाते थे तो 2-2 साल के बाद वापस आते थे। तो कोई रास्ता नहीं, हमको केवल इतना बताया गया कि ये आपके 3 गांव हैं जो आपने पहले 3 दिन में टच करने हैं और यहां रात बितानी है, और इसके बाद के ये 3 गांव हैं, इनका नाम ये है, इसके बाद आपने यहां पर रात स्पेंड करनी है, और 8वें दिन जब आप चलेंगे तो शायद आप 12 बजे तक आप मंचूका पहुंच जाएंगे। अभी आप सोचिए, पूरा ऐसा ये इलाका जहां पर कोई आर्मी का आदमी पहले गया ही नहीं है, आप पूछेंगे किसको? हम लोग वो हो गए थे जो चिंडिट्स हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सुनते थे कि बर्मा के जंगलों में जिनको 100-100 200-200 किलोमीटर चलाया जाता था और वो पहुंचते थे, उसी तरह के ये सारे वर्जिन जंगल, और यहाँ पर कोई भी आर्मी का आदमी पहले कभी गया ही नहीं था। और फॉरवर्ड पोस्चर में केवल हमारी यूनिट नहीं, अरुणाचल में जितनी भी यूनिटें साउथ के साथ, सदर्न बॉर्डर के साथ होती थी, सबको बताया था। तो मेरे जैसा मैं अकेला नहीं था, काफ़ी काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने ये मार्च उन दिनों में किया होगा अपने अपने इलाके में। मैं केवल आपको अपने इलाके की बात बता रहा हूं। खैर, 45 लोग हम लोग थे, और मैं आपको बता रहा हूं, आर्मी में हूं नहीं हूं आप जानने दीजिए, डर एक ऐसी चीज है, हर आदमी के दिल में रहता है, कौन दिखाता है कौन नहीं बात अलग है। यहां पर हम लोगों के पास हिम्मत थोड़ी और ज्यादा आ जाती है, काफी ज्यादा आ जाती है, क्योंकि आप लीडर बन गए। मेरे को लीडर बना दिया गया कि आप, मैं केवल एक कैप्टन, 27 साल की उम्र, 45 आदमी मेरे हाथ के नीचे, अगर उसमें से कोई गिर गया और मर गया, क्या करना है मैं नहीं जानता हूं। अगर किसी की टांग टूट गई, उसका क्या करना है मैं नहीं जानता हूं। अगर कोई बीमार पड़ गया रास्ते में, उसका क्या करना है मैं नहीं जानता हूं। रेडियो सेट का कोई कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि उन पहाड़ों के अंदर रेडियो सेट का कोई फायदा नहीं है। कम्युनिकेशन आपके पास केवल केवल और केवल एक, जब आपका कहीं हादसा होता है, आप सबसे टफ जो आपके 2-3 लोग हैं उनको सामने की तरफ नहीं तो पीछे की तरफ दौड़ाएं, जो 2 दिन लेंगे पैदल जाने के लिए, और जिस भी जगह आपने उनको भेजा है वहां जाके वो बताएंगे, और फिर उनको बताएंगे कि ये कैजुअलिटी लेके यहां पर पहुंच रहे हैं। और वहां पर जो तीसरे दिन जहां पर हमने पहुंचना था, वहां पर एक हेलीपैड था।
मतलब अगर आप कहीं पर भी हो तो आप 1.5-2 दिन तो पैदल चल के ही आदमी पहुंचेगा, केवल ये बताने के लिए कि ऐसा हादसा हुआ है। और ऐसी हालत में अभी आप सोचिए कि एक 27 साल के, मैं तो बोलूंगा लड़का, उसके ऊपर क्या गुजर रही है, और वो 45 लोगों को लेके निकल पड़ा। राशन कितना मैंने लेके जाना है, खाना हमारा कैसे बनेगा, केवल इतना बताया गया कि जो जो आपको नाइट स्टे करने के लिए गांव के नाम दिए हैं, उन गांवों के बाहर अरुणाचल गवर्नमेंट ने एक ऐसा लकड़ी के हट बना रखे हैं जो आने जाने वाले ट्राइबल्स के लिए हैं। वहां पर आपको बगल में पतीले पड़े मिल जाएंगे कुछ, उनको साफ करके उसमें से खाना बनाइए आप। एक पतीला, 2 पतीला, कितना चावल आप ले जाएंगे, चावल खाएंगे किसके साथ, आप दाल ले जाएंगे, दाल के साथ अंदर मसाला क्या डालेंगे आप कुछ भी, तेल क्या लेके जाएंगे आप सारा का सारा वजन तो आपने ही ढोना है। तो हम लोगों ने अपना दिमाग लगाकर राशन कम और कम, चलो 8 दिन यही खा लेंगे, 8 दिन यही खा लेंगे, कोई आटा नहीं, कोई कुछ नहीं, और जिस तरह से हो सके मसाले वसाले लेके कि चलो जितना भी इसके अंदर हम ढंग का खाना खा सकते हैं हम खाएंगे। और अपना चावल और वो साउथ इंडियन राइस, मेरे ट्रुप्स साउथ इंडियन थे कि पुली सादम करके बोलते, किस तरह से वो राइस बनाया जाता है, टैमरिन राइस, केवल 8 के 8 दिन वही चीज़ खाएंगे, सवेरे दोपहर शाम, और कुछ भी नहीं साथ में हमारे। ये सारा लेके, हथियार लेके, सब कुछ लेके हम लोग निकल गए। हम लोगों का जो हेवी बैगेज था, मतलब हमारे बिस्तरे, हमारे ये सारे हवाई जहाज से आने थे, और इनको बांध के पैराशूट से वहां पर गिरा देना था। वहां पर एक टोली को पहले भेज दिया गया था हवाई जहाज से, जो वहां जाके ये सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह रखती थी। जब हमने वहां पहुंचना था, उसके बाद इन लोगों से बात करके हमने अपना सारा सामान लेके 2-3 दिन, जितने दिनों के अंदर अपनी जगह पे लेके जाना था। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, केवल इस जर्नी के बारे में, इसके अंदर हुए छोटे छोटे इंसिडेंट के बारे में, जिससे कि आपको केवल ये अंदाजा लगे कि जिस समय पूरा भारत अपना काम कर रहा होता है, उस समय कहीं ना कहीं सेना के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता है। और मैं हर समय ये मान के चलता हूं कि 21 साल का लड़का कमीशन मिलने के साल भर के अंदर आदमी बन जाता है पूरा। चॉइस नहीं देती सरकार उसको, आर्मी चॉइस ही नहीं देती उसको, वो बच्चा बन के नहीं रह सकता, उसको बड़ा होना ही पड़ेगा। और यहां पर मैं आपको उसी की एक कहानी बता रहा हूं कि इस तरह से यंग एज के अंदर जिम्मेवारी मिलने के बाद आप करेंगे क्या। मैं भी यहां पर 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, मेरे को एक रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है, आशा रानी। आशा जी, आप कुछ बात करना चाहती हैं? आशा जी, आप कुछ बात करना चाहती हैं? आपका स्पीकर म्यूट पे है, माइक्रोफोन आपका म्यूट पे है। नो सर, वो बाय मिस्टेक कोई सेलेक्ट हो बात गया, नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी। खाली आप म्यूट पे कर दीजिए। तो इस तरह से इतनी कम उम्र के अंदर आदमी के ऊपर जिम्मेवारी देने के बाद, तो ये जो रास्ता था, अभी आपको टेरेन यानी जमीन के बारे में बताता हूं। छोटी छोटी चीज जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड देखा नहीं है। आप लोगों को कर्क वृत्त के बारे में पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पता है। इसकी अगर मैं रफ अलाइनमेंट बताऊं तो गुजरात, मध्य प्रदेश, कलकत्ता के आसपास त्रिपुरा होते हुए ये लाइन निकल जाती है। इस लाइन का मतलब क्या है, कर्क वृत्त का मेरे साथ क्या संबंध है? मेरे साथ इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा संबंध था। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितने हिमालय हैं, इनका लेआउट है ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम इनका लेआउट है, सारे ऐसे लंबाई में पहाड़ है। ये लो हिमालय होने के वजह से एक्सेसिवली ज्यादा वेजिटेशन है इनमें, बहुत ज्यादा जंगल। पहाड़ों के फोल्ड लेफ्ट ईस्ट वेस्ट होने के वजह से कोई भी रास्ता, जो नदी जो बहती है वो ईस्ट वेस्ट बह रही है, और आप केवल ईस्ट वेस्ट जा सकते हैं।
ईस्ट वेस्ट जाने के लिए आप नदी के केवल एक तरफ अगर चलते रहें तो ये पहाड़ आपको ऊपर चढ़ना है, उसके फिंगर में नीचे एकदम उतरना है, फिर आप ऊपर चढ़ेंगे, फिर नीचे उतरेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर नीचे उतरेंगे। कितने मीटर आदमी ऊपर चढ़ता था पता नहीं, कितने मीटर नीचे उतरता था पता नहीं। कभी ये जंगल खत्म ही नहीं होता था, कभी कभी आकाश नहीं दिखाई देता था, इतना घना ये जंगल। अच्छा, कर्क वृत्त का संबंध बताता हूं। कर्क वृत्त का मतलब यह है कि सूरज उत्तरायण में जब जाता है तो कर्क वृत्त की जो लाइन है, इस लाइन के नॉर्थ में सूरज नहीं जाता है। कर्क वृत्त को जब छू लेता है वहां से ये दक्षिणायन में चला जाता है, फिर से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाने लगता है, तो सूरज इसके बीच में घूमता रहता है। अभी आप खाली इमेजिन कीजिए कि जिन पहाड़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं इनका लेआउट ईस्ट वेस्ट है और सूरज उनके ऊपर आता ही नहीं है, मतलब वहां पर कभी आपको सूरज आपके सिर के ऊपर दिखाई नहीं देगा, आपको कभी भी एंगल में नीचे दिखाई देता है। सो अगर नीचे आपको दिखाई दे रहा है सूरज, इसका मतलब है उसकी जो सूर्य किरणें हैं वो केवल सदर्न फेस, पहाड़ का जो दक्षिणी भाग है जो सूरज की तरफ है, केवल उसके ऊपर गिर रही हैं। जो नॉर्दर्न फेस है, जो उसकी नॉर्थ की तरफ की जितनी स्लोप है जो नीचे उतर रही हैं, उन्होंने पृथ्वी जब से बनी है आज तक उसने सूरज की किरण देखी नहीं है। हमारे पूरे रास्ते वैली के अंदर होते थे जो कि नदी के साथ, और हमें पूरा का पूरा नॉर्थ के फेसेस में पहाड़ों में चलना पड़ता था। यानी पहाड़ आप 24 आप ऐसे जगह पे चल रहे हैं जहां पर कभी सूर्य किरण पहुंची नहीं है, वहां कभी मतलब सूखने का कोई चीज नाम ही नहीं लेता, बेतहाशा बारिश, हर समय गीलापन, कपड़े अगर आपके गीले हो गए तो सूखते नहीं है, उसके अंदर आप पैदल चल रहे हैं, सबसे ज्यादा डर फिसलने का, क्योंकि उन रास्तों से कोई गया ही नहीं, ये फुट ट्रैक है छोटे छोटे, और फुट ट्रैक कभी सीढ़ी की तरह उतर रहा है, कभी मिट्टी कीचड़ में से उतर रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, कोई उसके अंदर ना चौड़ाई ना उसके अंदर कोई आसानी चढ़ने उतरने की। तो सबसे पहले तो आपकी जान ये सूखी हुई है कि इतने अंधेरे में मेरे को दिखना भी चाहिए नीचे का, और जितनी वेजिटेशन है रास्तों के ऊपर आ रही है। जब भी पहले दिन हम लोग पहुंचे उस दिन देखा कि जिस किसी के गाल पे जोंक लगी हुई है, किसी के कंधे पे जोंक लगी हुई है, किसी के छाती पे जोंक लगी हुई है, क्योंकि वो पूरे पत्ते जो रास्ते पे आते थे उनके ऊपर जोंके बदन से चिपकती थी। पहला दिन हम लोग इतने ज्यादा डिमोरलाइज हो गए चलते हुए, हमको लगा या तो किसी ने गलत हमको जगह बता दी या फिर हम लोग रास्ता भूल गए। पूछने के लिए तो आप कुछ है ही नहीं वहां पर। हम लोगों ने कहीं जाके हमको पता चल गया कि जिस जगह यापिक नाम के गांव में हमें रुकने के लिए बताया था पहले दिन, वहां पर पहुंचना असंभव है, क्योंकि 2 बज गए थे, 8 घंटे से हम लोग चल रहे हैं, भूख प्यास से हम लोगों, मतलब हालत खराब, खाना हमारे पास नहीं, क्योंकि किसी ने बताया था यापिक पहुंचते ही आप खाना बनाना शुरू कीजिए, 45 मिनट में जब तक आप जूते वगैरह उतार के थोड़ा अपने को हवा देंगे खाना बन जाएगा। हम लोग उस हिसाब से चले, और यहां पर देखा ना हम यापिक पहुंच रहे हैं और अंधेरा, और वैसे ही हम लोग नॉर्थ फेस में चल रहे हैं, वैसे ही अंधेरा। नदी के परली तरफ की जो पहाड़ी थी जो साउथ फेसिंग थी वो चमक रही थी, उसके ऊपर धूप गिर रही, और हमारी तरफ अंधेरा। नीचे नदी के पास आए, बहुत बड़ा पत्थरों का इलाका था, वहां पर देखा बड़े बड़े पत्थर थे कि यार आज तो यहीं निकाल लेते हैं रात, भूखे प्यासे किसी तरह से यहां निकाल लो, कल से हम लोग बहुत स्मार्ट बन जाएंगे, हम लोग बहुत सोच के आगे चलेंगे। किसी तरह से मारते हुए 45 लोग हम लोग अपना अपना करके, मैं ऑफिसर मैंने पास कर दिया कि चलो हम लोग यहीं रुकेंगे, अपने अपने पिट्ठू निकाले, जिसको जो पत्थर मिला वैसे लेट गया। क्या कौन निकालेगा पिट्ठू में से बिस्तर ब्लैंकेट बाहर, कि ठीक है यार 8-9 घंटे निकालने, ऐसे लेट के निकाल लेते हैं, भूखे प्यासे हैं, कल सवेरे 1-1.5 घंटे में यापिक पहुंच जाएंगे,
चलो कल पूरा दिन वहां आराम कर लेंगे। पर आराम करने से डर लगता था क्योंकि राशन खाली 8 दिन का था। एक दिन अगर आपने आराम कर लिया, इसका मतलब है आखिरी दिन का आपका राशन खत्म हो गया। तो करेंगे क्या आप? रात को तकरीबन 11 बजे के करीब एक जवान कोई चिल्लाया, दूसरा जवान चिल्लाया, तीसरा जवान चिल्लाया। जो कोई उसमें से सिगरेट बीड़ी वाले थे, उनके पास माचिसें थी, लगा के देखा, किसी आदमी को 10 जोंकें लगी हुई, किसी आदमी को 15 जोंकें लगी हुई। और देखते देखते पूरा का पूरा कैंप हमारा खड़ा हो गया, हर आदमी अपने आप को चेक कर रहा। और तब देखा कोई ऐसा नहीं था जिसके ऊपर 8-10 जोंकें नहीं लगी थी। वो जो बड़ा बड़ा पत्थरों का इलाका था, ये पूरा का पूरा जैसे जोंकों की नगरी थी। मतलब वहां लाखों में होंगी, और उनके बीच में जाके हम सोए हुए थे। रात वहां से निकल के जिसको जहां किसी तरह से जोंकों को निकाल रहे हैं, चिपक गई एक बार तो निकलती नहीं है जोंक। मतलब किस तरह से खून से एक एक आदमी लथपथ अपने फुट ट्रैक के ऊपर जाके बैठे हुए। किसी तरह से दिन सवेरे 4-4:30 थोड़ी लाइट दिखाई दी, थके हारे किसी तरह से चढ़ना शुरू किया। 1-1.5-2 घंटे के बाद यापिक गांव दिखाई दिया, ऊपर चमक रहा था धूप में। किसी तरह से हम लोग ऊपर पहुंचे, और वहां पर जहां पर जो एक फॉरेस्ट वालों की एक कोई हट थी, सामान अपना उतारा, कपड़े सबने उतारे। चलता हुआ कोई पानी था, ठंडे पानी के अंदर आदमी नहा रहा, धो रहा। खाने के लिए कुछ लोग लगा दिए। पर किस तरह से हम लोग वहां पहुंचे, पहले दिन हम ही जानते हैं। दूसरा दिन निकल गया, और तब तक हम लोग स्मार्ट बन गए थे। एक टोली को रात को 2 बजे उठा देते थे कि खाना बनाओ। वो खाना बनाती थी, और खाना लेके पहले ब्रेकफास्ट सबके पेट में डाल देती थी। चावल ही खाते थे, और क्या खाते थे। उसके बाद और चावल बनाया जाता था, उसको तड़का वगैरह दे दिया जाता था। प्लास्टिक के पैकेट, डब्बा डब्बा, जिसके पास क्या है अपना अपना कैरी कर लो। और हम लोग करते क्या थे कि एक टोली को राशन देके उस दिन हमने निकाल दिया सबसे टफ बंदों को आगे, कि एकदम तुम लोग आगे तेजी से निकल जाओ, अगले डेस्टिनेशन पे पहुंचो, और खाना बना के रखो, हम लोग सबको लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि इसको सरवाइव कैसे करेंगे हम। तो उसके बाद ही पहले रात की जो परेशानी थी वो तो हुई नहीं। पहुंच गए टाटो। टाटो पहुंचने के बाद वहां पर एक हेलीपैड भी था, वहां घर भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो वो थोड़ा सा अच्छा लगा देख के कि चलो थोड़ी सी सिविलाइजेशन तो है। कभी कभी पता चलता था कि हेलीकॉप्टर भी उतरता है वहां पे। ये टाटो तीसरे दिन पहुंचे हम लोग। फिर उसके बाद डिसाइड किया कि नहीं, एक दिन रेस्ट करेंगे। कुछ थोड़ा ये था, किसी के पास कैश थी, थोड़ा गांव से कुछ वो राशन दिख गया, कोई पीडीएस के पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कुछ राशन था, उससे थोड़ा सा ले लिया कि चलो मतलब ऐसी नौबत नहीं आएगी कि एक दिन बिना खाने के जाना पड़ेगा। किसी तरह से अपने आप को वहां पर ठीक करके रोज सवेरे 5 बजे पैदल चलना शुरू। नीचे पहाड़ के एकदम ऊपर, नीचे ऊपर, मसल्स का पता नहीं क्या हाल। सामान उठा उठा के खंदे के ऊपर, बेल्ट जहां से जाता था और आर्म पिट के अंदर से जहां से वो पिट्ठू पकड़ के रखता था, जब भी पहुंच के अपने कपड़े उतारो, शर्ट उतारो, पूरा एकदम जैसे रैश लग लग के स्किन निकली हुई, खून निकला हुआ। कपड़े कभी सूखे नहीं, अंडरवेयर पूरा जहां पर जांग में जिस सीम जहां से जाती थी सिलाई उसकी, घिस घिस के पूरा वहां पर खून। आपको अंडरवेयर पहनने का दिल नहीं करता था, पर आप अगर पैंट पहने तो वो और ज़्यादा तकलीफ। मतलब और पैरों के अंदर छाले पड़े हुए, और पूरा गीला 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 पहन के पूरे स्किन जैसे सड़ने को आ गई पैर के। इतनी बुरी हालत कि आपको मैं बता नहीं सकता। और इस तरह से किसी तरह से 3 दिन हुए हमारे। उसके बाद में रेस्ट एक दिन किया। वहां से फिर खैर अगले 2-3 दिन हम लोग के ठीक मार्च में निकल गया, और तब जाके मंचूका पहुंचे। मंचूका को अगर आज आप गूगल करेंगे तो मंचूका इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वैलीज इन हिमालयाज।
इतनी सुंदर वैली आपको शायद जिंदगी में कभी आपने फोटो में भी देखी नहीं होगी। मेंचुका आप गूगल करके देखिएगा। मजे की बात बताऊं आपको, मैंने आपको 87 में बताया किस तरह से 8 और 9 दिन पैदल चलने के बाद किस हालत में आप हम लोग वहां पहुंचे। आज मेंचुका में रास्ता है, आज गाड़ियां जाती है वहां पे, आज कोई पैदल नहीं चलता है। और पिछले 2-3 सेशन पहले एक ब्रिगेडियर पठानिया आए थे ट्विटर स्पेसेस में। उन्होंने उस दिन बताया कि सर आप तो 87 की बात बता रहे हैं, मैं अभी आपको 2008 की बात बता रहा हूँ कि यापिक तक हर जगह पूरे रास्ते बने हुए हैं, अभी आर्मी के पूरे कन्वाय चलते हैं, कोई आदमी पैदल नहीं चलता, मंचूका बड़े मजे में पहुंच जाता है। और उन दिनों मंचूका 8वें 9वें दिन पहुंचे। 2-3 छोटी छोटी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं आपको। राशन हम लोग का ड्रॉप होता था ऊपर से हवाई जहाज से, और इतनी ज़्यादा वहाँ पर क्लाउड और ये होता था कि कई बार कई दिन जहाज ही नहीं आता था। एक वक्त ऐसा आया कि हमारे पास खाली चावल और अरहर की दाल बची, बाकी मसाले वसाले सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं हमारे पास। किसी दूसरी यूनिट के पास में केवल एक ही दाल बची हुई, चने की दाल, किसी के पास केवल आटा बचा हुआ। हम लोग वो भी खा के इतने खुश थे। हम लोग, चावल बनता था, हमारी दाल बनती थी, और तब तक ये आदिवासियों के साथ हम लोगों की पहचान दोस्ती हो गई थी। उनसे हम लोगों ने सीख लिया था कि यहाँ पर कौन कौन से पत्ते खाए जाते हैं। साग कभी देखी नहीं होगी जिंदगी में ऐसी साग, वो लेके हमने दाल के अंदर डाल देती, न नमक उसके अंदर, न मिर्ची, कुछ भी नहीं। वो साग वो दाल के साथ पकती थी तो दाल की टेस्ट अलग हो जाती थी। हम लोग मानते थे कि आज हमारी पार्टी है, आज तो साग बनी है। इस तरह से। और ये वो जगह थी जहां कोई लाइट नहीं, कोई चलता हुआ पानी नहीं, अंधेरा इतना जल्दी हो जाता था 3-3:30 बजे, और इसके बाद रात को सवेरे आप कोई सूरज की किरणें पहुंचती नहीं थी 11 बजे तक। ये वो जगह है जहां पर 400 साल पहले गुरु नानक देव जी आए थे। पत्थर साहब नाम का वहां गुरुद्वारा है। मेरी यूनिट जहां पर थी, जहां पर मैं जाके अपना कैंप हम लोगों ने लगाया, हमारे यूनिट से तकरीबन मेरे को 1.5-2 घंटा और चाइना की बॉर्डर की तरफ चलना पड़ता था। हम लोग जाके वहां पर दर्शन लेके आए 2-3 बार। अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं यहां पर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु नानक देव जी आए थे उधर। वहां पर एक गोम्पा है। हम लोग जब उस गुम्पे के अंदर गए, गुम्फा मतलब ये बुद्धिस्ट लोगों का जो मंदिर, हम लोग वहां दर्शन के लिए जब गए तो इतना आश्चर्य हुआ कि वहां पर जो गुम्पा के अंदर, वहां पर जो एक बुजुर्ग आदमी था जो उसकी देखभाल करता था, उसको हमने सामने पूछा कि ये तस्वीर किसकी बना के रखी हुई है। एक कोई बहुत ही अलग तरह के रंगों से बनी हुई, एक बहुत ही पुरानी कोई चीज के ऊपर एक तस्वीर बनी थी, और एकदम गुरु नानक देव जी जैसे। तो वो लोग बोलते कि नहीं, ये बाबा यहां पर 200-300 साल पहले आया था, ये बाबा की फोटो है। ये वही गोम्पा, यहां पर गुरु नानक देव जी आके गए। बाद में उसके ऊपर किसी ने पीएचडी की, और गुरु नानक देव जी का पूरा जो लाइफ हिस्ट्री है उसके अंदर पूरा उनका रिकॉर्ड है कि कहां कहां पर वो गए थे, जिसके अंदर अरुणाचल शामिल था। और टाइम एंड स्पेस के ऊपर अगर आप लगाएं तो ये सारी की सारी इवेंट्स वहां पर हुए, और वहां पर गोम्पा में उनके पूरा 400 साल पुरानी कोई अलग अलग रंगों से, नेचुरल रंगों से तस्वीर बनी पड़ी है। तो ये तो इंटरेस्टिंग चीजें थी जो हमने देखी वहां पर। 8 दिन किस तरह से गए वो बात अलग है। इसके अंदर एक छोटा सा किस्सा और एक आपको बताता हूँ। 39 मिनट्स हो गए मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, अपनी मिलिट्री लाइफ और इसका एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने अपने शेविंग से शुरुआत की और किस जगह पर हम रह रहे थे वो बताया मैंने आपको। इसके अगले साल वो टाटो नाम की जगह बताई मैंने वहां पर आपको, जहां हेलीकॉप्टर उतरता था। वहीं से एक मणिगांव नाम की एक और जगह थी जहां हमें जाना पड़ता था। तो अगले साल मुझे मंचूका ना भेज के 40-45 लोगों के साथ मणिगांव जाना था।
अगले साल तो हम बहुत तक पक्के हो गए थे। सबको पता था हमको क्या है सामान। मैंने 40 लोग जा रहे थे हम लोग, एक एक आदमी क्या क्या सामान लेगा, क्या क्या रखेगा, सबको बताया गया। मेडिकल की क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, खाने की क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से रोज़ हम अलग अलग खाना बनाएंगे, किस तरह से हम झाड़ पत्तियाँ चुनेंगे और किस तरह से उसकी साग बना के वगैरह हम खाएंगे। ये सारी चीज़ें पूरी तैयारी के साथ। फौजी थे, हम लोगों को ठंड भी लगती थी, वहाँ पर मौसम भी ऐसा था। उसके अंदर फिर रम की बोतलें ली गई और सब बताया गया, उसका हिसाब रखा गया कि इतनी बोतलें साथ जाएंगी। अगर एक पैग हर आदमी ने रोज पीना है तो इतनी बनती है। तो सबका किसी को खोलने की परमिशन नहीं कि केवल बोतल कैप्टन संजय पांडे खोलेगा, जिससे कि किसी का ज़्यादा दिल अगर कर गया तो खोल के पीना ले। तो बहुत ही थोड़ा मजाक चलता था, थोड़ा मस्ती चलती थी, पर हालत तो वही बुरी होनी थी और बहुत बुरी हालत होती थी चलते हुए। पर तब तक एंजॉय करना सीख गए थे। मार्चिंग बड़ी तगड़ी हो गई थी। 5 बजे निकलते थे, जहाँ पहले हम लोग 1:30, 2, 2:30 बजे तक पहुँचते थे, आजकल इस वाले ट्रिप में 5 बजे सवेरे निकलते थे। 11 बजे डेस्टिनेशन पे जाके अपना सब कुछ कपड़े वपड़े फैला के सुखा के बैठते थे आराम से। 1 बजे खाना खाते थे, शाम को अपना एक एक पैग भी सब लोग थकान में पीते थे। इसके अंदर 2 इंसिडेंट मेरे को याद है। टाटो से हम लोग निकले, एक दिन आगे एक गांव था, उस गांव में जाके हम लोगों को रात को रुकना था। और उस दिन 2 ऐसे हादसे हुए थे कि लगा कि चलो जल्दी पहुंच गए, नहा भी लेता हूं। तो हम लोग जब चल रहे थे पैदल, तो नदी के उस तरफ एक लैंडस्लाइड की पहले आवाज आई। 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, और करते करते वहां पर जोर से आवाज आई। तब तक नॉलेज हमारी इतनी बढ़ चुकी थी लैंडस्लाइड्स और इन सारी चीजों के बारे में कि जैसे ही हमने नोटिस किया कि ये है पूरा कॉलम कॉलम, यानी सारे लोग, हम लोग जो एक दूसरे के पीछे चल रहे थे, जोर से मैं सबको चिल्लाया कि लैंडस्लाइड है सामने की तरफ, सब लोग भागो। और सारे लोग पीछे चिल्लाने लगे, भागो भागो, सामने की तरफ भागो। और इतने वजन में हथियार के साथ 18-18-20 किलो का वजन लिया हुआ हम जिस तरह बेतहाशा से भाग रहे, और शायद हम लोग 2 किलोमीटर तक किस तरह से भागे होंगे, वहां जाके रुके। आपके दिल में सवाल आएगा कि अगर लैंडस्लाइड नदी के उधर हो रहा था तो आप क्यों भागे। हम लोगों की पहाड़ों की नॉलेज इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि सिंपैथेटिक डेटोनेशन, वाइब्रेशन, अगर उस तरफ के पहाड़ पे अगर लैंडस्लाइड हो रहा है तो उसकी आवाजों से उसकी गर्जना इतनी ज्यादा पहाड़ों में फैलती है कि बराबर सामने वाला उसका अपोजिट पहाड़ अगर लूज हुआ तो वहां लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। मतलब हम लोग जहां चल रहे थे, अगर हम लोग नहीं भागते और वो अगर वाइब्रेशन ज्यादा हो गई तो चांस ये था कि यहां पर ये वाइब्रेशन से लैंडस्लाइड हो जाए, हम सारे के सारे उसमें फंसते। तो उसमें से निकलना था भाग के किसी तरह से। 2 किलोमीटर के बाद जाकर रुके, एक एक आदमी अपना गिनना शुरू कर दिया। इतने बेतहाशा थक गए थे कि सोच लिया चलो 1-1.5 घंटा बैठते हैं वहां पे, आराम करते। और जिस तरफ से हम आए थे उधर देखने लग गए। आपको आश्चर्य होगा, हम लोग देख रहे हैं पूरा वो पहाड़ हमारी आंखों के सामने नीचे ढह गया, लैंडस्लाइड जहां पर हम लोग चल रहे थे। गांव पहुंचे, गांव पहुंचते ही एक चीज बताना भूल गया। ये एक जो ट्रिप मेरी मणिगांव की थी, मेरे साथ एक सेकंड लेफ्टिनेंट था, मनीष शर्मा, अमृतसर का रहने वाला, एकदम यंगस्टर, 21 साल की उम्र, और वो कम से कम मेरे साथ एक साथी था। हम लोग अगले गांव में पहुंच के रेस्ट किया और कपड़े वगैरह निकाल के, ठंडा था, हवा चल रही, मैंने नहा लिया ठंडे पानी से। शाम को 5 बजे बुखार, 8 बजे तक इतना ज्यादा बुखार कि जो आदमी मेरे को आके हाथ लगाए, हर आदमी कहता था 104 से 105 से कम बुखार नहीं है। और पूरे लोग घबरा गए कि अगर कैप्टन साहब को कुछ हो गया, लीडर को हमारे कुछ हो गया, तो अभी हम क्या करेंगे। मनीष शर्मा बेचारा सेकंड लेफ्टिनेंट इतना ज्यादा घबरा गया कि सर करना क्या है। आप विश्वास नहीं करेंगे,
उस लेटी हालत में मनीष शर्मा को पूरा इंस्ट्रक्शन लिखाया कि अगर मैं यहां मर गया तो तुमने पूरा एक्शन क्या करना है, अगर मैं मरा नहीं पर मैं इस हालत में भी नहीं हूं कि चल नहीं सकता, आपको उठा के ले जाना पड़े, तो क्या करना है। और वहां पर सीनियर जेसीओ दो तीन जो एकदम सीनियर थे, हमारे सबको बिठा के रखा हुआ, पूरे इंस्ट्रक्शन पास किए कि किसी हालत में ये कॉलम रुकेगा नहीं और किस तरह से आगे चलना है। और ये लिखते जा रहे डायरियों में, नोट कर किया इन लोगों ने सारा कि हमने करना क्या है, किसी को पता ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी के पास। इस तरह से हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। उसको बताया, सब कुछ किया, तो फिर उसने बोला सर दवाई वगैरह तो जो है, मैंने कहा अभी कुछ हो तो रहा नहीं तो क्या करना है। तब मैंने एक ऐसी चीज की जो आपको तो मैं एडवाइस करूंगा जिंदगी में कभी ना करें, पर उस समय जब जैसी हालत थी, मुश्किल हालत थी, तो मुश्किल काम ही करने थे हमने। मैंने सीधा उसको बोला कि एक रम की बोतल दो, एक स्टील का ग्लास लिया, पूरा भर दिया उसके अंदर रम नीट, और पूरा पी गया। मैंने कहा इसके अंदर इतनी ज्यादा गर्मी होती है, इसके अंदर अभी देखते हैं क्या होता है। और मैं सो गया, वो बुखार के अंदर तप रहा हूं किसी तरह से। सवेरे जिस समय 5 साढ़े 5 बजे नींद खुली, तब तक ये लोग सारे तैयार हो गए थे और इनकी आपस में बातचीत चल रही थी कि क्या करें, सर तो उठ ही नहीं रहे। तब मैंने देखा कि पसीना पसीना होके मैं पूरी तरह से एकदम तंदुरुस्त और तैयार जाने के लिए पिट्ठू चढ़ा लिया। इन लोगों ने बोला नहीं सर नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, पिट्ठू चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया। मैंने कहा चलो, खाली थोड़ा धीरे चलूंगा इसलिए सबसे आगे मुझे चलने दो, जिससे कि मैं पीछे करके ड्रैग ना करूं सबको, आराम से चलते हैं, क्योंकि हमको बस एक और दिन चलना था, उसके बाद पहुंचने वाले थे। आराम से शाम को 6-7 घंटे चलते चलते दूसरी जगह पहुंच गए। और ये सारा हो रहा है, उम्र आप देखो क्या है मेरी। यहां पर मैं अभी खत्म कर रहा हूं एक छोटे से एक सैड नोट के साथ। वहां से एक साल के बाद मेरी वहां से बदली हो गई। मैं टीवी देख रहा था एक दिन, लोकसभा के अंदर जो क्वेश्चन आंसर सेशन होते थे वो दोपहर को कहीं टीवी पे चल रहे थे। मैं देवलाली में था, महाराष्ट्र में कोर्स करने गया था, वहां से मेरी बदली हो गई थी। और वहां पर पार्लियामेंट में एक सवाल उठ रहा था कि सेकंड लेफ्टिनेंट मनीष शर्मा आज तक नहीं मिले हैं, तो क्या इनको आपने डेड डिक्लेयर किया है या आपने मिसिंग डिक्लेयर किया है। जिस तरह से सांप सूंघ गया हो मुझे, जिस तरह से ऐसा शॉक लाइफ का लगा हो कि मेरा अपना अफसर, मेरा साथी पार्लियामेंट में क्या है। उन दिनों मोबाइल के दिन नहीं थे, कोई मतलब आप किससे पूछेंगे। किसी तरह से करते हुए मुझे याद आया कि उसके सिस्टर का हस्बैंड भी आर्मी में था। किसी तरह से करते करते यूनिट के लोगों से वगैरह पता किया, तो एक दिन पता चला ये कहीं छुट्टी गया हुआ था, छुट्टी से वापस आके गुवाहाटी ट्रांजिट कैंप में रुका। शाम को गुवाहाटी ट्रांजिट कैंप से खाली बाहर गया बाजार में। उसके बाद इसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। मनीष शर्मा बस एक याद रह गई, मणिगांव मंचू का याद रह गई। धन्यवाद, जय हिंद। आप में से अगर कोई बात अभी कुछ करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो ये पूरी कहानी YouTube के ऊपर आपको कल मिल जाएगी। मेरी तरफ से आप सबको मैं वेव कर रहा हूं, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और 31 तारीख है, नया साल मुबारक हो आप सबको। मैं केवल नए साल की तरफ देखता हूं, आगे की तरफ देखता हूं। कल सवेरे का सूर्योदय मैं देखूंगा। जिंदगी केवल पॉजिटिविटी के बारे में है, जिंदगी केवल सूर्योदय के बारे में है, सूर्यास्त तो रोज ही होता है। राजेंद्र वेले, आप कुछ कहना चाहते हैं शायद। सर, वो जो अपनी मिसिंग पर्सन है, मिसिंग हुआ है बोल रहे थे ना, वो आज टिल डेट नहीं मिला है क्या? आज तक कुछ पता नहीं उनके बारे में। एंड व्हाट अबाउट देयर फैमिली? नो, 21 साल का बच्चा था वो। अच्छा, ओके ओके। जी हाँ, आज तक नहीं पता। सर जय हिंद। सर जय हिंद। सर मैं गूगल कर रहा था और गूगल में टैटू और मंचुका का
कि यहाँ पे हमारी जो पोस्ट थी उसके आगे तो कम से कम 150 किलोमीटर चाइना बॉर्डर है। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। आप हाँ, कहना क्या, आप कहिए। तो क्या उस वक्त भी एलएससी का जो ये था इशू था वो वहां पे था या वो कुछ पीसफुल एरिया था? 62 में जो मैकमोहन लाइन थी, उस मैकमोहन लाइन को क्रॉस करके चाइना ऑलमोस्ट असम बॉर्डर तक नीचे तक आ गया था, और उसके बाद चाइना ने डिसाइड किया विड्रॉ करने के लिए, और वो मैकमोहन लाइन के नॉर्थ में चला गया। इंडियन आर्मी जो अरुणाचल बॉर्डर, जो साउथ वाली जो अरुणाचल बॉर्डर है जो असम के साथ जुड़ती है, इसके 30-40 किलोमीटर खाली ऊपर तक जाती थी, और वहां से लेके एलएसी का जो 150 किलोमीटर का खाली एरिया है वो खाली रहता था। तो फॉरवर्ड पोस्चर में केवल यही बताया गया कि ये 150 किलोमीटर का एरिया खाली नहीं रखा जाएगा। ये आप पूरी आर्मी, ये आप स्पीकर अपना म्यूट करेंगे? राजेंद्र, प्लीज म्यूट कर दीजिए अपना स्पीकर, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है इधर। तो और इसीलिए आर्मी को फिर 1987 में 62 वॉर के 25 साल के बाद तकरीबन 110 किलोमीटर आगे भेजा गया, और वहां जाके फिर पोस्टें एस्टैब्लिश हुई। उसके बाद तो खैर अभी ऑपरेशनल एरिया के डिप्लॉयमेंट के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, पर ठीक है, उसके बाद जो भी कुछ हुआ, पर हम लोग वो पायनियर्स थे, हम लोगों को 87 में जो आगे भेजा गया था। सर एक सुना है कि जो असम में मिसामार जो है तेजपुर, वहां तक चाइनीज पोस्ट, चाइनीज ऑक्यूपेशन था, ये क्या सही है? ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है, आप पूरा गूगल कीजिए, ये सारी वेल डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं कि कहाँ कहाँ पर चाइनीज आर्मी आई थी। दिस इज अ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड थिंग। तो इसके अंदर ऑपरेशनल सीक्रेट कुछ भी नहीं है, ये सारा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ऑलमोस्ट वहां तक आ गए थे सब लोग, वही मैं बता रहा हूँ ना, पूरे असम बॉर्डर तक। तो कहाँ एग्जैक्टली किस गांव तक आए थे ये तो ऑफ हैंड तो ना मेरी स्टडी है इसकी, पर दे हैड ऑलमोस्ट कम राइट अप टू असम एंड दे विड्रू देयर आफ्टर। सर ये भी सुना गया था कि जो असम तक आए थे उसके बाद उनका जो वहां से कांटेक्ट था चाइनीज साइड से वो टूट गया, और हमारे जो लोकल्स थे ट्राइबल्स, उन्होंने उनको हेल्प नहीं करी, इसलिए वो विड्रॉ कर दिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है 87 में, हम लोग ट्राइबल्स के साथ ही वहाँ पर पूरा टाइम निकालते थे। एक नॉर्मल जो फीलिंग सारे ट्राइबल्स के अंदर हमने थ्रू आउट अरुणाचल देखी कि उनको किसी को भी हमने चाइनीज फेवर में एक भी आदमी को हमने नहीं सुना। सो ठीक है, उस समय की हेल्प नहीं किया तो शायद वो ठीक हो गया, क्योंकि 87 में हमने कभी किसी को नहीं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा वेलकम करते थे, और वो अपने हमको ही अपना समझते थे, चाइनीज के साथ उनका कुछ भी नहीं था। राइट? चलिए फिर, थैंक यू सो मच। आज काफ़ी लोग आ गए। आप सबको मैं नए साल की मुबारकबाद देता हूँ, एंड लाइक आई सेड, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे सनराइज, क्योंकि रोशनी वहीं से मिलने वाली है। अंधेरे में देखेंगे अंधेरा मिलेगा, रोशनी की तरफ देखेंगे रोशनी मिलेगी। ऑल द बेस्ट, एंड हम लोग बने रहेंगे। अगले शुक्रवार को फिर से मैं आपको यहीं की एक कहानी सुनाऊंगा, हाथियों के बारे में, जंगली हाथियों के बारे में। आप कहेंगे ये कहाँ कहाँ जाता रहा है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जहां मुसीबत है पहले मैं पहुंचता था। धन्यवाद और जय हिंद।